साहित्य उत्सव। नमस्कार साहित्य उत्सव। मैं चेतन रवेलिया काव्य कौमुदी की इस विशेष श्रृंखला में छठी कड़ी के रूप में नीलेश रघुवंशी जी की कविताओं का चयन किया गया है। नवे दशक की महत्वपूर्ण कवयित्री नीलेश रघुवंशी का जन्म 4 अगस्त 1969 को गंज बासौदा मध्य प्रदेश में हुआ। आपने हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर एवं भाषा विज्ञान में एमफिल की शिक्षा हासिल की। आप हिंदी कविता प्रदेश में नितांत अलग तरह की उपस्थिति रखती हैं। वर्तमान में दूरदर्शन केंद्र भोपाल में आप कार्यरत हैं। नीलेश रघुवंशी समकालीन हिंदी स्त्री कविता की परंपरा में एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। भारतीय आमजन के जीवन की परत दर परत पड़ताल करती हुई कवयित्री उन सभी घटनाओं, परिवेश एवं मुद्दों पर अपनी स्पष्ट राय रखती हैं जिनसे आमजन पल पल गुजर रहा है। इस परिवेश में एक आम लड़की के सपनों, उसकी उम्मीदों और उसके अंतर्द्वंद्व को कवयित्री ने मुखरता से अभिव्यक्त किया है। स्त्री संबंधी धार्मिक, सामाजिक, लौकिक आदि प्रक्षिप्त चिंतन और अर्गलाओं पर कवयित्री का रुख बेजोड़ है। लोकतंत्र की निरंतर घटती साख, कमजोर पड़ती क्रांतिधर्मी चेतना और तानाशाही शक्तियों का उभार आदि अनेक चुनौतियों पर कवयित्री की चिंता जायज ठहरती है। 21वीं सदी में बढ़ते आतंक, बर्बरता और धार्मिक उन्माद के दौर में लोकतंत्र की खूबसूरती को बचाना ही नीलेश के काव्य मानस का लक्ष्य है। नीलेश की कविता नागरिकता बोध की कविता है। उनकी कविताओं की आम फहम भाषा समकालीन हिंदी कविता को एक रोचक पाठ से जोड़ती है। उनके 3 कविता संग्रह 1997 में प्रकाशित घर निकासी, 2004 में प्रकाशित पानी का स्वाद, 2008 में प्रकाशित अंतिम पंक्ति में और सद्य प्रकाशित खिड़की खुलने के बाद महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है। उपन्यास एक कस्बे के नोट्स के लिए उनकी अलग से विशेष प्रशंसा की जाती है। इसके अतिरिक्त गद्य में छूटी हुई जगह, जो स्त्री कविता पर नाट्य आलेख है, अभी न होगा मेरा अंत निराला पर नाट्य आलेख, बाल नाटकों में एलिस इन वंडरलैंड, डॉन क्विक्सोट और झांसी की रानी प्रसिद्ध है। नीलेश जी को भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, आर्य स्मृति सम्मान, डीडी अवार्ड, केदार सम्मान, युवा लेखन पुरस्कार, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता आदि से आप सम्मानित हैं। पितृसत्ता के अनुसार लड़की केवल 17 की होने भर से ही ब्याह के लिए परिपक्व हो जाती है। उसके लिए स्त्री शिक्षा की कोई अहमियत नहीं। कवयित्री चाहती हैं कि लड़कियों के जीवन में आसमान सा खुलापन, पेड़, पहाड़ होना चाहिए। इसकी अहमियत कवयित्री जानती है, इसीलिए बड़ी सहजता से लड़कियों को सलाह देती है कि जीवन में केवल घर बसाना महत्वपूर्ण नहीं है। स्त्रियों के सामाजिकीकरण की पूरी प्रक्रिया जान समझकर ही नीलेश ऐसे स्वप्न देखने हेतु लड़कियों को प्रेरित करती है जिससे कि मुक्ति की आस जगे। पितृसत्ता सदैव स्त्रियों को अपनी नज़र से देखने की ही आदी रही है। इसी पर कुठाराघात करती है कवयित्री। जब समाज और उसके नीति नियम ही लड़कियों को अपने हिसाब से चलाने को उद्यत हों
और लड़कियां भी बिना चूं किए उसी पर चलती हो तो फिर मुक्ति संभव ही नहीं। कविता का शीर्षक 17 साल की लड़की। 17 साल की लड़की के स्वप्न में आसमान नहीं है, पेड़ पहाड़ और तपती दोपहर नहीं, सुबह की एक आंच भी नहीं। घर में फुदकती चिड़िया सी लड़की सपना देखती है बस 18 की होने और घर बसाने का। लड़की ने तलाशा सुख हमेशा औरों में, खुद में कभी कुछ तलाशा ही नहीं। सिखाया गया उसे हर वक्त यही, लड़की का सुख चार दीवारी के भीतर है। सोचती है लड़की सिर्फ एक घर के बारे में। लड़की जो घर की उजास है, हो जाएगी एक दिन खामोश नदी। खामोशी से करेगी सारे कामकाज, चाल में उसके नहीं होगी नृत्य की थिरकन। पांव भारी होंगे पर थिरकेंगे कभी नहीं। युगों युगों तक रखेगी पांव धीरे धीरे, धरती पर चलते धरती के बारे में कभी नहीं सोचेगी लड़की। कभी नहीं चाहा लोगों ने लड़की भी बैठे पेड़ पर, खुद लड़की ने नहीं चाहा कभी चिड़ियों की तरह उड़ जाना। नहीं चाहा छू लेना आकाश। कभी नहीं देख पाएगी लड़की आसमान से निकलती नदी, नदी से निकलते पहाड़, पहाड़ों के ऊपर उड़ती चिड़िया नहीं आ पाएगी कभी लड़कियों की आंखों में। ओ मेरी बहन की तरह 17 साल की लड़की, दौड़ते हुए क्यों नहीं निकल जाती मैदानों में? क्यों नहीं छेड़ती कोई तान? तुम्हारे सपनों में क्यों नहीं है कोई उछाल? नीलेश जी की स्त्री चेतना और सामाजिक राजनीतिक दृष्टि लीक से हटकर चलने की भी है। उनकी कविता क्षण पर भी फोकस करती है, लेकिन पूरी निष्ठा के साथ वातावरण जीवंत हो उठता है। बिना टिकट यात्रा करने में बेरोजगारी और महंगाई भी तो कारण हो सकते हैं ना। उन्हीं टिकट के पैसों से पिता के लिए फल और बहन के लिए पुस्तक भी तो ली जा सकती है। पैनी दृष्टि से एक क्षण कितना सजीव और साकार होकर सोचने पर मजबूर कर सकता है, इसका उत्तम उदाहरण यह कविता है। बिना टिकट यात्रा करती लड़की पंक्ति की पुनरावृत्ति गंभीरता से अपने मंतव्य में सफल होती है। कविता का शीर्षक बिना टिकट यात्रा करती लड़की। बिना टिकट यात्रा करती लड़की होते हुए सबके साथ भी सबसे बचाती है अपने को। किसी से भी आंखें नहीं मिलाती बिना टिकट यात्रा करती लड़की। छिपाती है अपनी घबराहट, जेब में हाथ डाल चुपचाप टटोलती है रुपये। टिकट चेकर को देख मुस्कुराती है। पास आता है टिकट चेकर तो खिड़की के बाहर झांकने लगती है बिना टिकट यात्रा करती लड़की। राहत की सांस लेती है बिना टिकट यात्रा करती लड़की। पेड़ पहाड़ आसमान भी तो है उसी की तरह बिना टिकट। बिना टिकट ही यात्रा करती है चिड़िया सारे आसमान में। 25 रुपए का टिकट लो, इस महंगाई और बेरोजगारी के दिनों में अखरता है कितना। इन 25 रुपयों में ले जा सकती है फल पिता के लिए, खरीद सकती है एक जरूरी किताब अपनी छोटी बहन के लिए। बोगी में बैठे लोग बतियाते हैं, चेहरा बता देता है साहब कौन चल रहा है बिना टिकट। मन ही मन हंसती है और हंसी को छिपाती है बिना टिकट यात्रा करती लड़की। पकड़े जाने की आशंका से अंदर ही अंदर सिहर जाती है बिना टिकट यात्रा करती लड़की। लड़कियों के प्रति पारंपरिक सोच को बदलना कवयित्री आवश्यक समझती है। यदि अपने हिसाब से जो करना चाहे कर ही न पाए
तो कैसी स्वतंत्रता। लड़कियों को लड़कियों की तरह रहने की हिदायत तो समाज पग पग पर देता ही रहता है, लेकिन क्या इंसान की तरह रहने का देता है? प्रश्न यह है। नीलेश जी प्रसिद्ध रशियन कवयित्री मरीना स्वेतायेवा को भी स्मरण करती हैं। कवयित्री स्मरण करती हैं उस कवयित्री को जो पारंपरिक कामों में उलझकर भी कविताएं लिखती रही। कवयित्री मरीना की कविता पर खुले आसमान के नीचे बैठकर बात करना चाहती है। वे चाहती है कविता लिखना, क्योंकि वे कविता लिखना चाहती है। कविता का शीर्षक कविता लिखने वाली लड़की। जब कभी कविता लिखती है लड़की, कहा जाता है सीखो मशीन चलाना, सिलो कपड़े बुनो स्वेटर, मत बुनो शब्द, मत बनो कवि। यह सब फिजूल खर्ची है वक्त की। रहो लड़कियों की तरह, मत घूमो सड़कों पर, मत लो बहसों में हिस्सा। सीखो पहले घर के सारे काम काज, और इन सब से बच जाए समय तो कर लेना कविता बविता भी। ओ मरीना स्वेतायेवा, क्या तुमसे भी कहा गया बार बार, रहो लड़कियों की तरह? क्यों तुमने भी सिले कपड़े बनाए स्वेटर, या सड़कों पर टहलती देखती रही आसमान? सहे होंगे तुमने ताने, किया होगा तुम्हें परेशान, फिर भी तुम झांकती रही होगी खिड़की से बाहर। ओ मरीना, तुम्हारी ही तरह मैं भी बनूंगी कवि, मशीन पर सिलते हुए कपड़े सिलूंगी कविता, बुनते हुए स्वेटर बुनूंगी शब्द, खुले आसमान के नीचे बैठकर करूंगी बातें तुम्हारी कविताओं पर। पहले तो केवल घर की सेवा करती स्त्रियां अब घर और बाहर की भी सेवा करने लगी हैं। घर और बाहर के कामों को वह बड़ी शिद्दत से करती भी है, किंतु उसके आराम के विषय में कभी किसी का ध्यान नहीं जाने पाता। कैसी विडंबना है, आजकल तो शादी के लिए लड़कियां भी नौकरी वाली ही खोजी जा रही है। अपेक्षा है कि घर की सेवा तो वह करे ही, धनार्जन भी करती रहे। कविता का शीर्षक स्त्री की नींद। एक छोटे से डाक खाने में वो स्त्री अपनी सीट पर इतनी उदास, इतनी अकेली, समय उसके आसपास नहीं होता, ऊँघते और झपकियाँ लेते एक ही गलती को दोहराती है बार बार कंप्यूटर पर। काउंटर पर ठीक ठक की आवाज़ नींद और आलस से बाहर लाती है उसे। वह लिफाफे की इबारत और भेजने वाले के हाथों के कंपन से होती है कोसों दूर। नींद से भरी हुई स्त्री को देख दफ्तर के लोग पीटते हैं सिर, कोसते हैं अपने बीच उसके होने को। घर और दफ्तर के कभी न खत्म होने वाले कामों के बीच नींद स्त्री की कसमसाती है। स्त्री विमर्श में समाज के सभी वर्गों की स्त्रियों की मुक्ति हो तो वह सच्चे अर्थों में स्त्री विमर्श कहलाएगा। यदि एक सीमित वर्ग तक ही उसकी पहुंच है तो एकांकिता के दोष से पीड़ित होकर परे हटा दिया जाएगा। उच्च वर्ग की स्त्री द्वारा निम्न वर्ग की स्त्रियों को काम पर रख लेना भी तो एक प्रकार का शोषण ही है। कवियत्री चाहती हैं कि स्त्री विमर्श की एक ही सड़क बने जिस पर सभी वर्गों की स्त्रियां एक साथ हाथ मिलाकर चले। किसी प्रकार की ऊंच नीच उन्हें गंवारा नहीं। स्त्री विमर्श को सर्वसमावेशी होकर आगे बढ़ने की जरूरत महसूस कराती कविता का शीर्षक स्त्री विमर्श। मिल जानी चाहिए अब मुक्ति स्त्रियों को, आखिर कब तक विमर्श में रहेगी मुक्ति। बननी चाहिए एक सड़क चले जिस पर सिर्फ स्त्रियां ही, मेले और हाट बाजार भी अलग, किताबें अलग अलग हो गाथाएं, इतिहास तो पक्के तौर पर अलग, खिड़कियां हो अलग,
झांके कभी स्त्री तो दिखे सिर्फ स्त्री ही, हो सके तो बारिश भी हो अलग। लेकिन पर्दे की ओट से झांकती जो स्त्री, तुम खेत खलिहान और अटारी को संवारो अभी, काम वाली बाई कान मत दो बातों पर हमारी। बुहारो ठीक से, चमकाओ बर्तन, सिर पर तगारी लिए 10वें माले की ओर जाती जो कामगार स्त्री, देखती हो कभी आसमान कभी जमीन। निपटाओ बखूबी अपने सारे कामकाज, होने दो मुक्त अभी समृद्ध संसार की औरतों को, फिलहाल संभव नहीं मुक्ति सबकी। स्त्रियों को मात्र प्रदर्शन की वस्तु बनाने, उसे हाड़ मांस के इंसान से परावृत्त करने का दौर तो भूमंडलीकरण से ही आरंभ हो चुका था, जो आज चरम पर है। विज्ञापन जगत, फिल्म जगत तो इसका जीता जागता सबूत है। किस कदर स्त्रियां एक प्रदर्शन और वस्तु में तब्दील हो रही है, इसे कवयित्री जानकर स्त्रियों को आगाह करती है। अपनी उपस्थिति में गरिमा और अस्तित्व को बनाए रखना आज हर स्त्री के लिए आवश्यक है। उसे क्यों ही केवल प्रदर्शन और मोहकता में तब्दील किया जाए। सुंदरियों से यह संबोधन निश्चित ही कवयित्री के आधुनिकता बोध को भी उजागर करता है। कविता का शीर्षक सुंदरियों। सुंदरियों मत आया करो तुम सम्मान समारोहों में, तश्तरी शाल और श्रीफल लेकर। दीप प्रज्वलन के समय खड़ी मत रहा करो माचिस और दिया बाती के संग। मंच पर खड़े होकर मत बांचा करो अभिनंदन पत्र। उपस्थिति को अपनी सिर्फ मोहक और दर्शनीय मत बनने दिया करो। सुंदरियों, तुम ऐसा करके तो देखो, बदल जाएगी ये दुनिया सारी। बेखटके कहना, रहना और जीना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। स्त्रियों पर लगाई जाने वाली पाबंदियां हर जगह है। हर जगह तुणीरधारी विराजित हैं कि हो यदि कुछ तो छोड़े बाण। एक गहरा खौफ, भय और संशय 21वीं सदी में भी कायम है। किसी प्रकार का खौफ नहीं चाहती कवयित्री जीने में, जिस प्रकार का जीवन एक पुरुष जीता है, बल्कि एक इंसान बस वैसा ही अपेक्षित है कवयित्री को। स्त्री विमर्श आखिर बराबर के अवसर ही तो चाहता है और स्त्रियों को इंसान के रूप में देखने की इच्छा है उसकी। भूमंडलीकरण के दुष्प्रभावों से समूचा समाज ही त्रस्त प्रतीत होता है। स्त्रियों को लेकर तो वह उन्हें केवल वस्तु और देह में तब्दील करना चाहता है। कवयित्री इन सभी का निषेध करती है। कविता का शीर्षक बेखटके। नींद इतनी कम और जलन इतनी ज्यादा कि सड़क किनारे सोते कुत्ते को देख भर जाती हूं जलन से। इतनी कमियां हैं जीवन में कि पानी के तोड़ को भी देखने लगी हूं उम्मीद से। अंतिम इच्छा कहे या कहे पहली इच्छा, मैं बेखटके जीना चाहती हूं। निकलना चाहती हूँ आधी रात को बेखटके, रात 12 का शो देखकर रेलवे स्टेशन पर घूमूं जेब में हाथ डाले। कभी प्रतीक्षालय में जाऊं तो कभी दूर कोने की खाली बेंच को भर दूं अपनी बेखटकी इच्छाओं से। इतनी रात गए सूने प्लेटफॉर्म पर, समझ न ले कोई ऐसी वैसी, मैं ऐसी वैसी न समझी जाऊं और नुक्कड़ की इकलौती गुमटी पर चाय पीते इत्मीनान से खींच सकूं आधी रात का चित्र। क्षितिज के भी पार जा सके मेरी आंख, एक दृश्य रचने के लिए मिले मुझे भी पर्याप्त शब्द और रंग। जरूरत न हो आधी रात में हाथ में पत्थर लेकर चलने की, आधी रात हो और जीने का पूरा मन हो। कोई मुझे देखे तो देखे एक नागरिक की तरह, यह देह भी क्या तुच्छ चीज है, बिगाड़ कर रख दिए जिसने नागरिक होने के सारे अर्थ। उठती है रीढ़ में एक सर्द लहर, कैलेंडर, होर्डिंग्स, विज्ञापन, आइटम सॉन्ग, पर्दे पर दिखती सुंदर बिकाऊ देह
होर्डिंग्स पर पसरे देह के सौंदर्य से चौंधी आती हैं आंखें। देखती हूँ जितना आंख उठाकर झुकती जाती है उतनी ही रीढ़। फिरती हूँ गली गली रीढ़हीन आत्मा के साथ चमकती देह लिए। जाने कौन कब उसे उघाड़ कर रख दे। तिस पर जमाने को पीठ दिखाते आधी रात में बेखटके घूमकर पानी को आकार देना चाहती हूँ मैं। कवयित्री की राजनीतिक चेतना प्रखर तो है ही, प्रश्नों से सराबोर भी है। वे लोकतंत्र पर भी प्रश्न उठाने से नहीं चूकती। उस लोकतंत्र की आवश्यकता ही क्या जिसमें चीजें जैसी है उन्हें हम वैसा कह ही न पाए। तरह तरह की पाबंदियों से मनुष्य का जीवन कुंद हो चुका है। कवयित्री वास्तव में चाहती हैं बिना किसी प्रकार के प्रतिबंध के जीना। वे चाहती हैं नदी सा जीवन, जैसे नदी बहती है मस्त होकर अपनी चाल चलती है और जहाँ से जाती है वहाँ रास्ता बना लेती है। कविता का शीर्षक इस लोकतंत्र में मैं जीना चाहती हूँ, लेकिन वैसे नहीं जैसे तुम चाहते हो। मैं पेड़ को पेड़ कहना चाहती हूँ, उसके हरेपन और नए पत्तों में खिल जाना चाहती हूँ। तुम उसके इतिहास में जाकर कहते हो ये हमारे मूल का नहीं। तुम पेड़ की मूल प्रजाति में विश्वास करते हो, मुझे पेड़ के संग हरियाने से रोकते हो। जिस दिन गिलहरी ने अपना घोंसला बनाया पेड़ में, उस दिन से मेरा मन पेड़ के भीतर रहने लगा। गिलहरी कहीं भी किसी भी जगह, गांव देश परदेश में बना सकती है किसी भी पेड़ पर अपना घर। एक गिलहरी दूसरी गिलहरी से कभी नहीं पूछती तुम्हारा पूरा नाम क्या है। मैं नदी सा बहता जीवन चाहती हूँ। तुम हो कि नदी को घाट से पाट देना चाहते हो। वाल्मीकि घाट पर खड़े हो झांकती हूँ नदी में, तुमने नदी को नदी से पाट दिया। किसी एक को राष्ट्रीय बग्गी में सुशोभित करते हो, लेकिन हम सतरंगी सपनों के संग घोड़ी पर भी नहीं बैठ सकते। तुमने हमसे हमारे द्वीप छीने, सारा नमक ले लिया और सबसे ज्यादा खारेपन की उम्मीद हम ही से करते हो। देश का संविधान कहता है हमें वोट देने का अधिकार है। तुम कहोगे लोकतंत्र में ऐसा ही होता है। मैं कहती हूँ जब नदी को नदी, पेड़ को पेड़ और अंधेरे को अंधेरा नहीं कह सकते, तो इस लोकतंत्र में किससे कहूँ अपने मन की बात। नीलेश रघुवंशी समकालीन हिंदी साहित्य में अपनी नई लड़कियों के साथ प्रमुखता से प्रविष्ट हैं। उनकी अधिकतर कविताओं की संबोध्य लड़कियां ही है, जो सूचित करता है कि वे नई पीढ़ी से कुछ नया करने की उम्मीद में है। फिर मिलेंगे कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक नई कवयित्री के साथ। तब तक के लिए मैं चेतन रवेलिया आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। दर्जेदार साहित्याचा आणि कलाकृतींचा आस्वाद घेण्यासाठी जॉईन करा साहित्य उत्सव व्हॉट्सॲप किंवा टेलिग्राम ग्रुप। जॉईन करण्यासाठी संपर्क करा 98 81 60 20 25 या क्रमांकावर। संपर्क क्रमांक पुन्हा एकदा 9881 60 20 25। साहित्य उत्सव हे यूट्यूब चॅनल आजच सबस्क्राइब करा। साहित्य उत्सवच्या फेसबुक पेजला जरूर भेट द्या। ज्ञान आणि मनोरंजनाचा आविष्कार साहित्य उत्सव परिवार।